दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईवर में। माय नेम इज़ नीरू गुप्ता और आज हम इस वीडियो में जनरल एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो CSIR नेट दिसंबर 2015 में आए हैं। बट ये क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लाइफ साइंस के पेपर या नेट में ही आ सकते हैं या और भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज हम जनरल एप्टीट्यूड को बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस पता होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा मैथ्स पता होनी चाहिए। नहीं, हम क्वेश्चन से ही देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं CSI नेट की प्रिपरेशन कर रही थी तो मोस्टली ये होता है कि हम लाइफ साइंस के बच्चे होते हैं और हम अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं बट जनरल एप्टीट्यूड पे नहीं करते हैं। मैंने भी ये चीज़ की थी बट नहीं, मेरे को समझ में आया जनरल एप्टीट्यूड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें इस पर भी फोकस करना चाहिए क्योंकि हमारी अच्छी रैंक या फिर हमारे अच्छे मार्क्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब मैंने फरवरी 2022 में एग्ज़ाम दिया था तो मुझे याद है, मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया है और अगर अभी तक आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है क्योंकि 2015 दिसंबर के कुछ क्वेश्चन उस फरवरी 2022 के एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो वहाँ पे मैंने बता रखा है, आप वहाँ जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आज मैं जो क्वेश्चन बताने वाली हूँ वो क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार अपकमिंग एग्ज़ाम में रिपीट हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए। और तो ये 2015 का क्वेश्चंस है, ठीक है। और ये जितना दिख रहा है कि यार ये तो बहुत टफ है और हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। सीरियसली ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, इसमें बोला है कि एक रेक्टेंगल है और 5 कॉन्ग्रुएंट मतलब बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल हैं। ये सब सेम साइज़ का है। एक्चुअल में डायग्राम बनाते हुए मुझसे थोड़ा गलती हो गई है बट ये सब सेम साइज के हैं, ठीक है। मतलब इक्वल रेक्टेंगल हैं, ठीक। आर ड्रॉ इनसाइड अ बिग रेक्टेंगल, ये बिग रेक्टेंगल है और इसमें ये छोटे छोटे 5 रेक्टेंगल ड्रॉ हैं। जो बिग रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर दे रखा है इन लोगों ने 165। अगर आपको नहीं पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है तो सुनिए। रेक्टेंगल जिसे हिंदी में हम आयत कहते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल जिसकी विड्थ होती है, जिसका हिंदी में चौड़ाई, और जिसकी लेंथ होती है हिंदी में लंबाई कहते हैं। और उसका पेरीमीटर यानी कि जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ। जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यानी कि लेंथ प्लस विड्थ होता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे हमें पूरे का पेरीमीटर दे रखा है। यानी कि आपको ये तो पता है कि जो छोटी होती है उसको हम चौड़ाई यानी विड्थ कहते हैं और जो लंबी होती है उसको हम लंबाई कहते हैं। तो इस पूरे के पूरे जो भी रेक्टेंगल दे रखा है, यहाँ छोटे छोटे रेक्टेंगल हैं, मैं इनकी लेंथ और विड्थ को मेज़र कर देती हूँ, मतलब मैं लिख देती हूँ। अगर ये छोटा वाला है तो ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी विड्थ होगी, ये इसकी विड्थ होगी, यहाँ पे लिख देते हैं ये इसकी लेंथ होगी, और ये इसकी विड्थ, ये इसकी लेंथ होगी। यहाँ वाले में देखिए, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या हो सकती है, इस वाले के लिए ये इसकी लेंथ हो सकती है और ये इसकी विड्थ हो सकती है। और इस वाले के लिए ये इसकी लेंथ बता दिया मैंने आपको। इस वाले के लिए ये इसकी लेंथ हो सकती है, बड़ी है, और ये वाली क्या हो सकती है, विड्थ हो सकती है, ठीक है। अब आप ध्यान से इस फिगर को देखिए। आपको इस फिगर में देखो, परिमाप का मतलब है कि पूरा का पूरा कितना परिमाप है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये यहाँ पे मेज़र करता है। तो अगर आप इस पूरे के पूरे डायग्राम में देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 आपको 5 विड्थ नज़र आएंगी और 1 2 3 4 आपको लेंथ नज़र आएंगी। और जो इस पूरे के पूरे क्या है, पेरीमीटर के इक्वल होने वाली हैं। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान से आप डायग्राम को देखिए। यहाँ पे विड्थ इन लंबाई के इक्वलेट हो सकती है। मतलब मैं बड़ा सा रेक्टेंगल की बात कर रही हूँ तो मैं कह सकती हूँ ना कि बड़े से रेक्टेंगल की ये लंबाई है और ये भी बड़े से रेक्टेंगल की लंबाई है, तो मैं इन दोनों को इक्वलेट कर सकती हूँ, बराबर कर सकती हूँ। यानी मैं कह सकती हूँ 3b, यानी कि 1 2 3 3 विड्थ इज इक्वल टू 1 2 लेंथ के बराबर है, राइट। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, v का मान ले लेती हूँ, ठीक है। v का मान ले लेती हूँ या l का मान ले लेते हैं, लेंथ का मान ले लेते हैं 3v, और इस 2 को यहाँ ले जाऊँगी अगर मुझे l निकालना है तो ये हो जाएगा, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन।
अब ये जो L आपका आया है इसको आप इसमें फिल कर दीजिए, तो ये हो गया 5v प्लस 4 इंटू 3v/2 165। देखिए जब भी हम मैथ्स की ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मैंने L का मान क्यों निकाला, क्योंकि ये B और L दोनों के दोनों एक ऐसे क्वांटिटी हैं जो कि इक्वेट नहीं है। B अलग है, L अलग है, ठीक, को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे L का मान निकालना पड़ा। अब मैं इस L के मान को कर दूँगी 2 से, मैं ये 4 को कट कर सकती हूँ मैथ्स में, तो ये हो जाएगा 5b और ये हो जाएगा 6b = 165। आप इन दो अब आप ऐड कर सकते हो क्योंकि ये भी b क्वांटिटी है, ये भी b क्वांटिटी है, तो ये हो गया 11b और ये आ गया 165। फिर आप b निकाल दोगे 165, ठीक है, यहाँ देख लीजिए। अब आप b का मान निकाल सकते हो 11। अब 11 को 165 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 15। अब b की वैल्यू तो आपको आ गई है, क्योंकि आपको इन ईच, ये जो भी रेक्टेंगल है ईच का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी तो हमें ये b फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद कीजिए इस b का मान इधर रख दीजिए, तो आपका L भी निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे L निकालने के लिए b का मान रख देती हूँ 15/2, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसको कर दीजिए तो आपका ये आएगा, 15 को 3 बार दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 45/2। तो आपका L की वैल्यू भी क्या है, आपकी निकल गई, ठीक है। ओके, होपफुली आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको B भी नहीं पता चल गया, L भी, यानी कि आपको इन छोटे छोटे रेक्टेंगल का B और L पता लग गया है। तो अब आप क्या कीजिए, जब आपको B और L पता लग गया है तो अब आप इस B की वैल्यू और L की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दीजिए, क्योंकि ये ईच जो रेक्टेंगल है उनके पैरामीटर का क्या है, फॉर्मूला है। तो अगर आपने ईच पैरामीटर निकालना ईजी हो जाएगा, तो ईच पैरामीटर बराबर, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है 2L + L, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है 2 = L + विथ, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई कहते हैं। तो 2 = L कितना है, 45/2 + 15। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 हो जाएगा। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मैथ्स में हमेशा पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको अंदर ब्रैकेट में सॉल्व करना होता है, ठीक है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 होगा, ये 45 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, थोड़ा जगह नहीं बची है। तो ये हो जाएगा 5 एंड 75 ये 2 है। अब देखिए ये सॉल्व हो चुका है, तो अब यहाँ से ब्रैकेट रख के गुणा बन सकता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा, 75। पर्टिकुलर जो भी आपको ये क्वेश्चन दिया था इस एग्ज़ाम में, तो इसका आंसर क्या हो गया, 75। तो आपका हमारा आंसर क्या हो गया, 75 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी 2015 में आया है, और मैं इसके लिए भी ये नहीं कहूँगी कि आपको फिज़िक्स आनी चाहिए, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए, और वो कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का, वो भी सिर्फ एक फॉर्मूला। तो आपका यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। अ वेसल इज़ पार्शली फिल्ड विथ वाटर एंड मोर वाटर इज़ एडेड टू इट एट अ रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। और यहाँ पे ये इक्वेशन दी है dv/dt और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल t। ये dv क्या है, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएट फॉर्म दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, dv = dt प्रोपोर्शनल है t के, राइट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट करेक्टली वेरिएशन ऑफ टोटल वॉल्यूम v ऑफ वाटर विथ टाइम। रेट और टाइम के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि अभी भी dv के साथ एक स्मॉल dt जुड़ा है। ये d का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज, टाइम में थोड़ा सा चेंज, ठीक है। अगर आपने कभी फिजिक्स पढ़ी होगी या कुछ भी अपनी पास्ट लाइफ में पढ़ा है, तो इसको यही कहते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आप इन इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dv, इस dt को आप यहाँ लेकर आइए। अब जब भी ये दोनों सेम हो गया, ये भी टाइम हो गया, ये भी स्मॉल टाइम हो गया, जब भी ऐसा वेरिएशन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देती हूँ। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि जब भी कोई भी अगर सपोज़ ये डी वाई है और ये एक्स डी एक्स है, मुझे अगर इंटीग्रेशन निकालना है इनका, तो मैं कैसे निकालती हूँ, y इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, इसको आप 1 मान लीजिए, इसके पास पावर 1 है, या n मान लीजिए, तो यहाँ पे हो गया x, ये n ले लेंगे, n+1 और n+1, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। बस अब देखिए ये बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन को लगा दीजिए या इस फॉर्मूले को आप मतलब ये कंसेप्ट लगाइए, तो देखिए डी वी इज इक्वल टू अभी भी वही है, और टी के ऊपर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एन नहीं है, वो तो मैंने आपको फॉर्मूले के लिए बताया, लेकिन अगर टी के ऊपर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो टी 1+1 एंड 1+1, यानी कि डी वी ये हो गया t²/2। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो v दे रखा है वो वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी है, ये रेट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इधर रेट और टाइम के बीच में ही रिलेशन है। अब देखिए ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अब यहाँ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन, हमें एक पर्टिकुलर वीडियो ग्राफ पे भी बनाऊंगी कि हाउ कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि लीनियर लाइन का ग्राफ कौन सा होता है, पैराबोला कौन सा होता है, हाइपरबोलिक ग्राफ कौन सा होता है, वो भी मैं बताऊंगी। कि रिस्पेक्ट में अगर एक्स और वाई में रिलेशन ऐसा होता है तो हमेशा जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो उसको हम पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं। तो अगर आप पैराबोलिक ग्राफ, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब आप ये इक्वेशन देखोगे तो आपको पता है कि जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा नहीं। तो यानी कि मेरे ये ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, यानी कि मेरा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ऑलरेडी क्या हो गए, कट हो गए। तो मैं इसको कट कर सकती हूँ क्योंकि ये ग्राफ होंगे नहीं, क्योंकि हमेशा लीनियर ग्राफ देखिए ऐसा होता है, y और x के बीच में ये लीनियर ग्राफ होता है, और पैराबोला ग्राफ जो होता है y और x के बीच में वो ऐसा ग्राफ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का रिलेशन एक डायरेक्ट नहीं है कि y = x² तो है नहीं, मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट भी प्रेजेंट है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको पूरा खोलूँगी तो ये डी वी = t²/2 + c होगा। इस c को ही इंटरसेप्ट कहते हैं, मतलब कोई ना कोई वैल्यू है अभी भी, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्राफ होगा नहीं। इंटरसेप्ट होने का मतलब है कि ये ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। इसीलिए इस इक्वेशन का जो भी हमने अब सॉल्व किया, इस इक्वेशन का जो करेक्ट ग्राफ है वो सेकंड वाला होगा, ठीक है। इन दोनों में भी कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट प्रेजेंट है। अगर सपोज ये डायरेक्ट ऐसे रिलेशन होता तो मेरा ये आंसर करेक्ट होता, बट यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यहाँ पे अभी भी क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन है, जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे इंटरसेप्ट आता है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 नहीं है। तो इसीलिए हमें इंटरसेप्ट की जब वैल्यू 0 नहीं होती है तो हमें ये ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। सो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट लगा है यहाँ पे इंटीग्रेशन का, और ग्राफिकल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सच में बहुत बार पूछा भी जाता है, अलग अलग एग्ज़ाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी है, क्योंकि ये बचपन का कंसेप्ट है। बचपन इन द सेंस जब हम 9th-10th में होते हैं तो सभी ने डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा, और ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। देखने में लग सकता है, क्योंकि अक्सर एक बात हमेशा याद रखना कि जो ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं वो वेरी इजी होते हैं, उनको आप कभी मत छोड़ के आइए एग्ज़ाम टाइम पे भी, क्योंकि उन क्वेश्चंस में आपको चांसेस बहुत अच्छे मार्क्स होने हैं। बस आपको ग्राफ प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। क्वेश्चन में है, अ बर्ड लीव्स इट्स नेस्ट एंड फ्लाई अवे इस डिस्टेंस x, ठीक है। द नेस्ट इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट कैन नॉट बी राइट, ठीक है। ये राइट लिखा है, ओके। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी वर्ड है वो अपने नेस्ट से कहीं भी जा रही है तो वो कितनी डिस्टेंस तय कर रही है, और उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन है वो हमें ग्राफ में बताना है। लेकिन ऐसा इसमें एक ग्राफ है जो सही नहीं है, तो बस आपको थोड़ा 2-4 बातें पता होनी चाहिए। क्या
जब कोई भी डिस्टेंस तय होता है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में, तो हम उसे कहते हैं वेलोसिटी। मतलब आपने पढ़ा भी होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम नॉन एज वेलोसिटी होता है, ठीक है। एक बात और याद रखिए, अब आप ग्राफ में, यहाँ पे ग्राफ से ही प्रिडिक्ट करेंगे। देखिए एक्स और टाइम, यानी कि इस इक्वेशन से, ये बचपन की इक्वेशन है, आपने पढ़ी होगी। तो सपोज़ ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं ये तो कह सकती हूँ ना कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि अगर मैं वेलोसिटी को हटाऊंगी तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलूँगी। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। बस आप ग्राफ में प्रिडिक्ट कीजिए। ये ग्राफ हो सकता नहीं हो सकता है। देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रही है। डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे बता रखा है और टाइम को एक्स एक्सिस में। तो आप यहाँ से टाइम को देखिए और यहाँ से आप डिस्टेंस को देखिए। अगर मैं कह रही हूँ कि टाइम 2 सेकेंड है तो डिस्टेंस सपोज 5 मीटर है, बढ़ रहा है, ठीक है। हालांकि एक इक्वल वे में बढ़ रहा है कि अगर टाइम 4 है तो डिस्टेंस 10 मीटर तक बढ़ रही है, हम इस ग्राफ में कह सकते हैं। तो ये ग्राफ पॉसिबल है। इस ग्राफ को देखिए, डिस्टेंस बढ़ी 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 टाइम के साथ, लेकिन जैसे टाइम के साथ क्या हो गया, डिस्टेंस गिर गई। ये भी ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है, इसको भी हम पॉसिबल कह सकते हैं। ये ग्राफ भी पॉसिबल है एक्स और टाइम के बीच में। अच्छा, आप थर्ड वाले ग्राफ में देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये टाइम है, ठीक है, यहाँ टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है, ओके ओके चल रहा है। यहाँ पे टाइम बढ़ा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी टाइम बढ़ा था, डिस्टेंस बढ़ी थी, लेकिन एकदम से क्या हुआ, टाइम भी कम और डिस्टेंस बढ़ गई। ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि आप टाइम ट्रेवल कर रहे हो, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ किसी टाइम पे आपने कोई डिस्टेंस तय कर ली, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते हो कि आप पीछे टाइम पे चले जाओगे। यहाँ तो यही बात हुई ना कि आपका टाइम कम हो गया। अभी आपका टाइम सपोज़ 10 घंटे में आपने सपोज 25 मीटर तय किया था। अब ये थोड़ी ना कहोगे कि आपने अभी 5 घंटे में 100 मीटर तय कर दिया। आई थिंक ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो कभी भी डिस्टेंस और टाइम के ऐसे ग्राफ पॉसिबल नहीं हैं। अगर मैं आपको एक और बता दूं, डिस्टेंस और टाइम का ये वाला ग्राफ भी कभी पॉसिबल नहीं होता है। अगर कभी ऐसा ग्राफ भी दिया है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, लूप वाला, ये ग्राफ भी क्या है, कभी पॉसिबल नहीं होता है। ये जो सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया है, ये ग्राफ भी कभी पॉसिबल नहीं होता। अगर एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन अगर दिया होता है तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये ग्राफिकल क्वेश्चन से समझ में आएंगे। मुझे पता है ये दोनों थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं और ग्राफिकल हैं, बट ये सीरियसली इतने टफ क्वेश्चन नहीं हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं जनरल एप्टीट्यूड मतलब इजी वे में बताऊँ। ऐसे नहीं कि आपको कुछ रॉकेट साइंस पढ़नी है, आपको फिजिक्स पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, या आपको अलग से कुछ ट्रिक पढ़नी है। बस आप क्वेश्चन से ही अपना कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। मैंने भी ऐसी ही स्ट्रेटजी अपनाई थी, और यस, मेरे ऑल इंडिया 18 रैंक आई है, और मेरा जो स्कोर था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और वो यस कह सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड मैंने स्किप नहीं किया था अपनी स्टडी में, तो मुझे उसका बेनिफिट हुआ था। और जनरल एप्टीट्यूड के लिए ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़नी पड़ी थी। मैंने अपने प्रीवियस जो मेरी नॉलेज थी और साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन से ही अपनी कंसेप्ट को बिल्ड किया था। तो मुझसे जितना हो सकता है मैं इस चैनल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगी कि हम जनरल एप्टीट्यूड को ईजी वे में भी सीख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।